अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद दे दी और साथ कायदे आज़म का एक जो कॉल है उसको भी साथ अपनी ट्वीट के कोट किया। वो जो कॉल है वो बेसिकली तो एक पूरा हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो एक उसके लिए एक गाइडलाइन है कि हम सिविलियंस पॉलिसी बनाएंगे और फ़ौज के अफसरान का काम यह है कि उस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हो। ये पूरी दुनिया का प्रिंसिपल यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार पाने के लिए सब ने वही किया, इमरान खान के समेत, कि जब सीढ़ी लगा के ऊपर जाने की बारी आती है तो उस वक्त इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। 2018 का इंतखाब भी इमरान खान उसी तरीके से उस सीढ़ी से चढ़ कर इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँचे। जब गिरे तो उसके बाद वो PMLN वाले कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वो भी उन्होंने उसी वक्त कहा जब उनको इक़्तिदार से देश निकाला मिल गया। वो तरीका दुरुस्त नहीं था, तरीका मुतनाज़ा था। इसी तरीके से इमरान खान जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो उस वक्त उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादक और वो अलकाबात कराए जिसको पहले सेम पेज और वो जनरल बाजवा बड़े ही वज़ादार हैं, इनसे तो अच्छा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं है, ये अल्फाज उनके लिए बोला करते थे। तो सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़ी सियासी जमातों के जो सरबराह हैं, उन्हें अपने ऊपर कायदे-आज़म के कुछ उसूल-व-ज़ाबित का चंद एक का ही इतलाक़ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान इस जमहूरी सफ़र में आगे बढ़ जाए। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने पसंद की थी, शख्सी आज़ादी का प्रिंसिपल अपनाया था, जर्नलिस्टों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी, लेकिन उनमें से जिसकी भी हुकूमत आई, इमरान खान की आखिरी हुकूमत जो थी शायद जर्नलिस्टों के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन जो अदवार गुजरे उनमें से एक थी। बाद में ये कह दें कि मुझे तो पता ही नहीं था इसको किसने उठाया था, तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो मुंतखब होकर आया। उसके नीचे कोई भी इदारा, कोई IB है, कोई ISI है, किसी और एजेंसी का कोई बंदा भी किसी रूल्स को वायलेट करता है तो उसका ज़िम्मेदारी उस प्राइम मिनिस्टर को उठानी है, किसी और ने नहीं उठानी। और हालत यह है पाकिस्तान के अंदर कि कोई वाक़या हो जाए वो प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाता है, उसके बाद वो जवाब तो देना बड़ी दूर की बात है, वो शायद उसके लिए रास्ता आसान करते हैं कि ठीक है ये वायलेशन हो रही है तो इसे होते रहने दें। ये नून लीग भी इसकी बदतरीन मिसाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी बदतरीन मिसाल है। अभी भी जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ उसके लिए पूरा ज़ोर लगाना चाहिए रियासत को कि उस मामले में इंसाफ हो। जिन जर्नलिस्टों को पहले गोलियां लगी उनका मजाक उड़ाया गया, हामिद मीर की अबसार की मिसाल हमारे सामने, जिनको मारे गया उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता था कि लड़की के भाई इसको मार गए। तो हमें कुछ चीज़ें सीख के आगे बढ़ना चाहिए और गालियाँ निकालने की बजाय अपने ऊपर कुछ असूल व ज़वाबित का इतलाक़ करना चाहिए। तो एक नया आगाज़ उन्होंने किया है वेलकम करके नए आर्मी चीफ़ को, और नए आर्मी चीफ़ की आज सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी हुई हैं। फ़ौज को किसी हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार नहीं है। जब वो ये काम करते हैं वो गैर आइनी फ़ेल है, और उस गैर आइनी काम से ख़ुद को बचाना और जो कोर एरियाज़ हैं फंक्शन के, जहाँ रियासत की मदद दरकार हो वो रियासत की मदद करना, जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से अब 9/11 के बाद चैलेंजेस हैं उसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ रखना, ये बहुत बड़ा एरिया और इतनी बड़ी पाकिस्तान की खिदमत है कि वो अगर पूरे तरीके से डिलीवर कर जाएँ। आज भी कोयटा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो ये डिलीवर कर देगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो हीरो है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ पे फोकस करेंगे और इसके अलावा पंजाब असम्बली और KP असम्बली क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो तहलील करके अर्ली इलेक्शंस कॉल करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से, मोहम्मद सर, सायरा बानो साहिबा है हमारे साथ GDA से, और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं पिलडेट से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। रांझा साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। आप तवक्को करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कुछ ऐसी रवायात तय करेंगे कि फ़ौज को पीछे हटा लें, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, क्योंकि कहने की हद तक ये 20-25 दफ़ा बयान आ चुका है पाकिस्तान में, लेकिन अमली तौर पर नहीं होता। क्या एक्चुअली फ़ौज पीछे हटेगी, अपना जो कोर एरिया है उनका बिजनेस का उसी पे फोकस रहे? देखिए नदीम साहब, जहाँ तक हमने सुना है इन जनरल साहब के बारे में और लोगों से जो मतलब हमारे हम भी उस वक्त नेशनल असम्बली में थे, और जब एक दफ़ा अचानक मामलात कुछ चले और कहा गया कि DGISI को तब्दील कर दिया गया और इश्यूज़ क्या थे, तो लोगों से सुनने में एक ये बात सुनने में पता लगी कि ये एक इशू था कि पार्लियामेंट के अफेयर्स में इंटरफेयर करने से इनकार था, कि ये काम नहीं है अदारे का। आपके ख्याल में जब ये जनरल आसिम को तब्दील किया गया उस वक्त एक इशू सुनने में आया था, तो ये सियासी मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी खबर अखबारों में भी आई थी कि ये सियासी मुदाखलत के बीच बिल्कुल हक में नहीं है, ये कोई इंटरफेरेंस, अदारे की इंटरफेरेंस नहीं चाहते पॉलिटिकल इशूज़ में।
सुना यह था कि ये कहते हैं कि इदारा सियासी बोझ अपने कंधों पे क्यों डाले, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हम बदनामी क्यों लें। सुना था कि ऐसे कोई इन्होंने बात इस तरह के मामलात अखबारों में खबरें लगी और सारा कुछ था। तो अगर वो चीज़ जो है, जो उस वक्त की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो पता लगता है, तो वहाँ से तो मैं फिर यही तवक्को करूँगा कि जो बंदा उस वक्त अपने एक इतनी प्राइम पोजीशन पे बैठ के इस तरह की सीधी बोल्डली या दलेरी से बात कर दे और कहे कि ये हमारा रोल नहीं है, तो फिर तो वो कायदे आज़म जो फरमा रहे हैं, फिर तो वो बंदा ऐन उस मेयार के ऊपर उतरता है पूरा, कि वो जो कायदे आज़म कह के गए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम है, आपका काम इस सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं है। तो जो बंदा एक प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए नोइंगली कि वज़ीर आज़म को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी जो उस वक्त लोगों ने बात की, तो मेरा बंदे ख्याल पूरे से करने हैं, अपोजिशन को बड़ी फिक्स फरमाइशें करना है, हाज़िरी पूरी करवानी है, लोगों को इजलास में बुलाना है, डीसीज को फ़ोन करवाने हैं, बंदों को ये करना है, जो होता था सारों को पता है क्या होता था। तो हाज़िरी तो इनकी पूरी नहीं होती थी, तो हाज़िरी इस तरह पूरी करवाई जाती थी, वो हमें तो पता था कि किस तरह वो हमें इनके पीटीआई के लोग ही आके बताते थे कि हमारी आपकी हाज़िरी भी ऐसे ही पूरी करवानी पड़ेगी। वैसे आपकी भी अभी ये सायरा जिक्र कर रही थी, वैसे हाँ, आपकी भी नहीं होती। वो तो एक कहता है ये हमारी हाज़िरी अब ये पूरी करवाएंगे, ये तकरीरें करेंगे, ये वहाँ पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हम पे तनकीद करेंगे, ये हमारी हाज़िरी पूरी करवाएंगे। हमारी हाज़िरी किसी और का काम पूरा सायरा करवाना बीबी से नहीं पूछते है। हैं, पहले नए चीफ के हवाले से सोचती हैं कि वो सियासत से फ़ौज को पीछे हटाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो यही है, लेकिन सोशल मीडिया पे पिछले दिनों देखा था कि नवंबर 2008 में भी इस किस्म का कोई बयान आया था कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उम्मीद तो यही है, जो पिछली बातें गुजर चुकी, जो दौर गुजर गया, उसको मतलब भूल कर आवाम की, कौम की उम्मीदें यही हैं कि जो मतलब एक इदारे की अपनी हदूद क़यूद है, उसमें रहते हुए काम करेंगे। बाकी बस खुदा बेहतर जानते हैं। अहमद बिलाल साहब, आप फरमाइएगा, आपका तजिया क्या कहता है? फ़ौज अपना असल जो फोकस है वो अपने सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में चले जाएंगे, या जहां रियासत को मदद की ज़रूरत हो? एक एरिया है, मैं कल भी प्रोग्राम में बोला कि जो हमारे पास दोस्त ममालिक है, चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ये जीएचक्यू से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करना पसंद करते हैं। एमबीएस का विज़िट होना था मोहम्मद बिन सलमान का, वो पोस्टपोन हुआ है, और तो कोई है कि शायद अब नए चीफ़ के बाद वो शेड्यूल होगा, रीशेड्यूल होगा, और वो हमें इमदादी पैकेज का भी शायद ऐलान हो जाए। तो ये एरिया है शायद जहां उन्हें पाकिस्तान की खातिर अपना वज़न अभी भी डालना पड़ेगा, लेकिन बाकी एरियाज़ में सिक्योरिटी मैटर्स प्रायोरिटी नंबर 1। आपकी तवक्कुआत क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, ये जो बैरून मुल्क से लीडरशिप है, वो पाकिस्तान में अगर जीएचक्यू से डील करना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें को उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो देखते हैं कि फैसले वहाँ हो रहे होते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं। जो उनको बातचीत हो रही होती है, उसके अंदर वो फैसला ले सकते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है, वो ये कहती है अभी हम मशवरा करेंगे, कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, अपनी फ़ौज से डिस्कस करेंगे। तो उनका मामला ज़रा तूल भी पकड़ जाता है और वो उनको इतने पावरफुल भी नहीं लगते। तो ये वजह है कि उन तक वो पहुंचते रहे। और ये अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि चूँकि वो मदाखलत करते थे, वो ताकतवर इदारा है इस लिहाज से कि वो मसल वाली इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए बाहर के लोग उनसे डील करना पसंद करते थे। लेकिन वो सही तो नहीं था, तो बिल्कुल गलत। और उन्होंने कहा कि वन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अगर आप माजी के 70 साल को देख के कोई बात का सोचने लगे कि फ्यूचर में क्या होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नज़र नहीं आती। इसलिए कि माजी में ये तसलसल के साथ ये इंटरफेरेंस चलती रही और सियासी मामलात में ये इदारा मदाखलत करता रहा। उसके नतीजे में इदारा ख़ुद भी मुतनाज़ हुआ, लोग उसको एहतराम और मोहब्बत से अपने करीब समझते हैं, लेकिन इसकी वजह से फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं और उनके ख़िलाफ़ जज्बात भी भड़कते हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि रियलाइजेशन अगर आ गई है, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने आखिरी खिताब में फरमाया कि अब ये फ़ौज ने फैसला किया कॉन्शियस 1 साल पहले कि अब वो सियासी मामलात से दूर रहेगी। और सियासी मामलात अल्लाह की डेफिनेशन वही हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और किसी किस्म के भी ऐसे मामलात जो उनके स्कोप से बाहर हैं उसमें वो दखल अंदाजी ना करें। इला ये हुकूमत उन्हें जहाँ जिस चीज़ में कहे और बुलाए कि आप हमारी मदद करें, उसमें वो करें और वो कानूनी हो। तो इसलिए हमें हमारे पास अहमद साहब, लेकिन जनरल बाजवा का जो 6 साल दौर है, उसके अंदर
नवाज़ शरीफ की हुकूमत गई और जिस तरीके से अदालती फ़ैसला आया था वो ख़ुद बहुत कंट्रोवर्शियल मामला था पनामा के बाद। उसके बाद जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई नून लीग की जानब से, उस वक्त के DGI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई नून लीग की जानब से। फिर इमरान खान की हुकूमत गई और इमरान खान की हुकूमत के जाते वक्त भी ये तासुर मौजूद था कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर से अब उठ गया, अब इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्होंने उनको मीर जाफ़र मीर सादक बना दिया। तो ये बहुत अच्छा तजर्बा शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नहीं होगा, उनको थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रैटेजी नए सिरे से बनानी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि उसकी गुंजाइश है, अभी उस पर सोच आगे बढ़ेगी, मजबूत किया जाएगा उस अमल को, क्योंकि उसमें अभी गुंजाइश बहुत है। अभी सिर्फ कहने की हद तक कि अमली तौर पर आपको पीछे लेके जाना है पूरे इदारे को। मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फ़ौज के अपने मफाद में है और यकीनन पाकिस्तान के मफाद में है कि वो जिस फैसले का ऐलान जनरल कंवर बाजवा ने किया है उसके ऊपर सिद्ध के दिल से अमल पैरा हो और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक हो। लेकिन ये इस बात के लिए बाज़ात वसवसा इसलिए पैदा होता है कि 1971 के सानहे के बाद फ़ौज जिस अलविये से गुजरी थी, पूरी कौम जिस सानहे से गुजरी थी, उस वक्त भी ये समझा गया था कि अब तो फ़ौज किसी सूरत में दोबारा इस किस्म के कामों में मुलविस नहीं होगी, क्योंकि इतना भयानक तजर्बा हुआ था सकूत मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में। उस वक्त फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी, फ़ौज के कमांडर इन चीफ उस वक्त मुल्क के सदर भी थे, तो ख्याल था कि अब फ़ौज ये दोबारा मुलविस नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि 5-6 साल के बाद ही फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया और फिर वो मुल्क का तवील तरीन मार्शल लॉ बना 11 साल। तो ये वसवसे तो पैदा होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अब हम उम्मीद करें और तवक्को रखें, और न सिर्फ तवक्को रखें बल्कि हमारे सियासतदान भी कुछ अपने एटीट्यूड से ये मुमकिन बनाएं कि फ़ौज का मौका न मिले दोबारा अंदर आने का। अगरचे फ़ौज को मौका मिले भी तो उसे नहीं आना चाहिए, लेकिन सियासतदान भी कोई ताउन करें, पार्लियामेंट भी ताउन करे, सियासी जमातें भी ताउन करें, तो शायद ये मिलजुल के, और सिविल सोसाइटी भी इस पर निगाह रखे कि अगर कोई चीज़ें गलत हो रही हो तो उसको पॉइंट आउट करे, मीडिया इस पर निगाह रखे। तो हमें सबको मिलजुल के यकीनी बनाना होगा, क्योंकि मुल्क के लिए बड़ा डिज़ास्टर्स होगा फ़ौज अगर दोबारा सियासत पे मुलविस होगी तो। राजा साहब, आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है अगले साल किसी भी वक्त, मई में चले जाएं, अक्टूबर में चले जाएं, या आने वाले हालात तय करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में ये जो अभी बात इन्होंने अहमद साहब ने भी की, इस अमल को मजबूत बनाना ज़रूरी है कि इलेक्शंस हो तो उसमें मुदाखलत का शाइबा भी ना हो। देखिए, एक तो हमें ज़ाहिर है माजी के अहमद बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। इनका एक रिसर्च है, इनकी ग्रिप है अपने मजमून के ऊपर, सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें ना पॉजिटिव भी सोच लेना चाहिए कभी कभी, कि हमें एक बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, एक होप के बारे में सोचना चाहिए, एक मुस्बत चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बाज़ दफ़ा माजी को डिस्कस करने के लिए उसको छोड़ दिया जाए और मुस्तकबिल, ज़ाहिर है माजी के तख्त तजर्बे 71 के बाद सोचा कि नहीं होगा, हुआ, फिर सोचा नहीं होगा, हुआ। लेकिन जो मैं आपको अपने ज़ाती एक राय की बात बता रहा हूँ कि अगर अभी भी पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान ये समझते हैं कि आर्मी चीफ़ अपना लगा लेने से, आप समझते हैं अपनी चॉइस का आर्मी चीफ़ लगा लेने से कि आपकी फ़ौज की जो सोच है वो आपके मामलात की तरफ हो जाएगी, तो माजी के अपॉइंटमेंट्स और जिन्होंने अपॉइंट किया उनके तजर्बात आपके सामने। तो ये तो एक बात आप एक तरफ रख दें, तो सारे तल्ख तजर्बात आप ही के ज़्यादातर, ठीक है, हमारे आखिरी इमरान का एक्सटेंशन वाला बाकी आप ही के। उसके बाद आप देख लें कि अब एक तो ये फ्रेम ऑफ माइंड से पाकिस्तान के सियासतदानों को मैं समझता हूँ कि खुदा के वास्ते बाहर निकल आना चाहिए कि ये सोचें कि चीफ़ आ गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इनकी आसिम मुनीर साहब का है, मैं यही सोचता हूँ कि अगर एक बंदा बैठा हो, नई पोस्टिंग हो और वो वक्त के वज़ीर आज़म को ना कर दे इंटरफेरेंस से और कह जी ये जो हमने अखबारों में पढ़ा, तो ये मैं समझता हूँ कि एक उस बंदे के लिए फिर ओहदा कोई मानी नहीं रखता, उसके लिए असूल मानी रखते हैं। अमली इजहार उसका मेरे ख्याल में आने वाले चंद हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से सियासत जो है ना, अब ये सियासतदानों ने ही करनी है। अब बजाय कि ये कहीं और देखें, ये अपना अपना जोर लगाएं, हम अपना जोर लगाएंगे, हम अपने हलकों में जाएंगे, अपने जोरे बाजू पे आवाम को राज़ी करके आएंगे, अपने वोटर्स को राज़ी करके आएंगे, अपनी पॉलिसीज़ अच्छी बनाएंगे, अपने मंशूर अच्छे बनाएंगे, अपना एक अच्छा रोड मैप देंगे, उसकी बेसिस पे वोट लेंगे और वोट भी मिलेंगे।
बाकी जो एक वो झूठा बयानिया था जिसका जिक्र कहा भी गया किया भी गया आर्मी चीफ, आउटगोइंग आर्मी चीफ की तरफ से आया कि एक झूठा बयानिया था और एक गुफ्तगू भी हुई, तो आई थिंक उस झूठे बयानिए से निकालने की भी इस कौम को ज़रूरत है। आप वो हमें बताएंगे, वो हम बताएंगे, वो सियासतदानों का काम है लोगों को बताना कि किस तरह एक सोशल मीडिया ड्राइव बनाई गई, किस तरीके से झूठ बोला गया, किस तरीके से बैनुल अक़वामी मुदाखलत का एक झूठा बयानिया पेश किया गया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया, फिर बार बार सिक्योरिटी कमेटीज़ में, काउंसिल में झूठा बयानिया मुस्तरद होता रहा, फिर किस तरह वीडियो टेप सामने आ गई, वीडियो टेप्स में इमरान खान की खुद बोलते हुए आवाज़ आ गई कि जी उसको ज़रा टच देना है, वो ज़रा बैनुल अक़वामी। ऑडियो कहाँ से लिया आपने? ये तो लीक हुई ना, तो ये सायरा बीबी इस पे भी बात कर रही है। ये तो काम है हमारा करने का। ये अब इसमें हम ये समझें कि हमें कोई बाहर से बैरूनी मदद मिलेगी तो नहीं। आई थिंक पॉलिटिक्स अब सियासतदानों को खुद ही करनी चाहिए। अभी ये ऑडियो वीडियोस वाला भी काफ़ी गंदा मामला चल रहा है। बहुत चीज़ों के अंदर तो नहीं होना चाहिए था, सिरे से जिक्र भी नहीं था होना चाहिए उन चीज़ों का जिसके ऊपर आज़म स्वाति ने या बाकी लोगों ने इशूज़ रेज़ किए। हमें इन चीज़ों से कुछ काम करना पड़ेगा, पार्लिमान को इसके ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। सही, मैं थोड़ी सी इन बातों को जवाब जल्दी देती हूँ। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे ये था कि पता नहीं, मैं इसलिए कि ज़ाहिर है वो बिल्कुल एक ना कि ज़ाहिर है ये तो सब मंजे हुए सियासतदान यहाँ पर थे, मैं तो बिल्कुल कोरी थी, तिफले मकतब थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मतलब अब यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं कि मतलब ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम कहाँ से आए हैं। इन्होंने अभी कहा आवाम के पास जाएंगे, आवाम के पास कैसे जाएंगे? महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। इतने इन 7 माह में आपने कहीं भी आवाम की बात सुनी? फिर रांझा साहब ने कहा कि बयानिए से कैसे निकल सकते हैं, ये सोचना चाहिए हमें। तो बयानिए से, चले मैं उनका बयानिया नहीं मानती, लेकिन एक बात तो मैं मानूंगी ना, उनके बयाने से अगर ये हुकूमत वो जाकर ये वजूद में आई तो इन 7 महीनों में काम कौन सा हुआ? ये सब ये एक छोटी सी चीज़ आपको सब कुछ बता देती है कि जो 7 माह में नैब केसेस ख़त्म हुए, जिसके रेफरेंस सब पूरी एक डिटेल है, कोई एक बंदा भी इन्होंने नहीं छोड़ा। कोई काम हुआ कि आवाम जितनी महंगाई की मौजूदा शरह है, इस महंगाई के अंदर ये वोट मांगने गए तो लोगों से मार तो पड़ सकती है, वोट नहीं मिल सकते। जिस वक्त डॉलर 170 का था तब तो बिलावल साहब ने वहां से महंगाई मार्च किया। अब यानी कि इन्होंने किया तो सब कुछ सही है। बिजली नहीं है, डीजल के ज़खायर मेरे ख्याल में 9 तक रह गए हैं कि कब तक रह गए हैं। गैस आपके पास नहीं है। हमारे कराची में तो डॉक्टर की दवा की तरह गैस आती है, 2 घंटे डॉक्टर की दवा मिल भी नहीं रही है, शॉर्टेजेस दवाइयों की भी वो है। वहां पर है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि किया क्या है। असेंबली का हाल देखें तो 15 लोगों से असेंबली चल रही होती है। अगर मुझसे कोई इलेक्शन का पूछे तो मैं तो इलेक्शन तो उसी वक्त हो जाने चाहिए, और अगर अब होते हैं तो मेरे ख्याल में कि मतलब अगर इस मुल्क में कोई कानून की बालादस्ती हो तो सारे जो जितने भी बिल पेश हुए और पास हुए असेंबली में करारदादें और ये इन सबको रिवर्स होना चाहिए कि आपकी अपोजिशन ही नहीं है। जो हम 7-8 माह की इनकी कारकर्दगी है, आपका ख्याल में इस कारकर्दगी के साथ ये लोगों से वोट मांगने जाएंगे कैसे? मतलब एक मैं हूँ, बिजली के बिल, गैस के बिल और पेट्रोल के बिल अगर लोगों ने इनको दिखाए ना तो ये भाग जाएंगे खुद ही। कोई दे नहीं सकता। पेट्रोल कहाँ पर चला गया? बिजली स्विच तो है ही नहीं कि अगर बिजली भी नहीं है वहाँ पर सिंध में तो मतलब कैसे जाएंगे? और 7 माह में तो इन्होंने सिर्फ अपना काम किया। और जहाँ पर वीडियो की बात है, मैं सॉरी, मैं कभी भी आप मतलब मेरी नहीं है कि किसी पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो वो तो इनकी मतलब मरियम साहिबा ने खुद एडमिट किया कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, इसकी भी है, उसकी भी है, और भी हैं और भी हैं। तो ये किसको शौक़ है वीडियोज़ बनाने का? आपने कभी इंडिया में देखा कि उन्होंने कोई कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की वीडियोस लीक की हों? कोई इसराइल सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो उनके पास है। इंडिया में देख लें, इधर देख लें, किसी भी मुल्कों में क्या मुखालिफत की ये वाली वीडियोस लीक की जाती हैं? अब तो सच झूठ का भी नहीं पता चलता कि कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है। लेकिन इस बात को माने कि ऑन द रिकॉर्ड इनकी क़यादत ने बोला है कि हमारे पास वीडियोज़ हैं। अच्छा, और भी है, इसकी भी है, उसकी भी है, वीडियोस है, सब कुछ सारा मवाद यहाँ पे पड़ा हुआ है। मरियम नवाज की ऑडियोज पीटीआई की हुकूमत जारी करती थी और बड़ी खुशी से बताते थे एक और ऑडियो आने वाली है। वो होना अब चाहिए ना। ये उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जो एक काम गंदा शुरू करता है ना, नेक्स्ट वाला उसको खत्म करने की बजाय एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अहमद साहब से भी पूछें, अहमद साहब, इंतखाबात क्या हमारे मसाइल का हल हो सकते हैं? जैसे अभी इन्होंने महंगाई का जिक्र किया है तो सस्टेनेबल लेवल नहीं है। 25-30% से शरह से आप चीज़ों की कीमत बढ़ा रहे हो और दवाइयों की शॉर्टेज हो, डीजल के ऊपर ख़तरा हो कि पता नहीं 10-15 दिन बाद पाकिस्तान में होना है कि नहीं, डॉलर का ऑफिशियल रेट कुछ हो, आप मार्केट में जाएं तो आपको 20-25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े,
तो आप जिंदा रहने की पोजीशन में लगता नहीं है कि काम आदमी बच जाता है। तो उसमें इलेक्शन में जाएंगे तो लोग तो मारेंगे इनको पकड़ के कि इलेक्शन में वोट तो नहीं मिलेंगे ऐसे इन्हें। मलिक साहब ये ठीक है, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये होता है मुल्कों के अंदर के सियासी जमातें गैर मकबूल होती हैं, फिर मकबूल हो जाती हैं, मकबूल सियासी जमातें जो हैं वो गैर मकबूल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार थे तो उस ज़माने में उनका ग्राफ नीचे की तरफ जाता दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने इतनी जो समझिए कि जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसने गलत फैसला किया वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस का, और उनको असम्बली से जब वो उनको वजारत उज़्मा से बाहर निकाला तो उसके नतीजे में पब्लिक के अंदर एक बड़ी सिंपथी वेव आई और उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो भी लोगों ने पसंद की। तो अब दोबारा क्या जब नीचे से ऊपर आ सकते हैं तो ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो ये हुकूमत भी इम्कान ये उम्मीद कर सकती है कि कल को शायद 6 महीने के बाद हमारे हक में चीज़ें हो जाएं, लेकिन अगर ना भी हों तो उनको फेस करना चाहिए। अवाम जो कहें इसमें क्या है, अगर अवाम उनके खिलाफ होगी, उनके खिलाफ वोट देगी तो ठीक है, उसको फेस करें और फिर उसको एक्सेप्ट करें और उसके नतीजे में जो भी जीते फिर वो हुकूमत चलाए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए नदीम साहब कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चीज़ों के बारे में एक निज़ाम-उल-औक़ात यानी टाइम टेबल सेट करता है। अब ये इलेक्शन जो है वो 5 साल की असम्बली की मुद्दत है, वो ख़त्म होगी अगस्त 2023 में। उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं, वो भी गैर जमहूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि वज़ीर आज़म जो भी हों वो असम्बली को डिज़ॉल्व करें, ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो उनके ऊपर मुतालबा कर सकते हैं। पिछली अपोजिशन भी मुतालबा करती थी, अब इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला फाइनल सिटिंग वज़ीर आज़म को करना है। अगर वो डिज़ॉल्व कर देते हैं, जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा अहम बात यह है कि ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसके ऊपर फिर एक वसी तर इत्तफाक की राय भी हो। इस वक्त तो इमरान खान साहब का बहुत एतराज़ है PTI का इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो क्या उनकी मौजूदगी में जब इलेक्शन होगा, क्योंकि उनके हटने का तो कोई बज़ाहिर चांस नज़र नहीं आ रहा, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? और एक आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँ वो ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया हुआ है नई मरदमशुमारी का कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे। और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया था तो इमरान खान साहब उसे चेयर कर रहे थे, वज़ीर आज़म थे। तो पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के लिए, MKM के लिए ये नई मरदमशुमारी को उनको ख्याल है कि सिंध की आबादी और ख़ासतौर पर कराची की आबादी बहुत कम काउंट हुई। ब्रेक ड्यू होगी, ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे इन तीनों नुकात के ऊपर जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रंजा साहब, अभी एक दो नुकात बड़े अहम थे जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने जिनका जिक्र किया। इसके साथ पंजाब के अंदर बड़ी मूव चल रही है अर्ली इलेक्शन वाली, असम्बली की रेजोल्यूशन वाली, क्या बनने जा रहा है? देखिए जी, अहमद बिलाल साहब ने एक बात बड़ी की कि अगर कोई चीज़ आइन के बीच में रह के की जाए, और जिस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ने की बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो अगस्त में टर्म ख़त्म होती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज़ है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई कानून में कोई प्रोविज़न मौजूद है जिसके तहत पंजाब में तब्दीली लाई जा सके, तो ये फिर उनका राइट है कि वो लेकर आएँ और उसको कानूनी फ्रेमवर्क में रहते हुए देखें। पिछली दफ़ा हमने बड़ा सफ़र किया, कई लोगों को अपनी रुकनीत से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आता कि उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एज ए वकील मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है फ़ैसला कि नाअहली जो है वो पहले किस तरह मुमकिन है वोट देने से, वोट इनवैलिड किस तरह हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं लेकिन अभी पंजाब वाला मैच क्या है, फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम मानते हैं। उस पर आपने अपील शायद फाइल की, अपील भी फाइल की हुई है। लेकिन दूसरा ये है कि जहाँ तक अब फिर पंजाब में आप सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, तो अगर उसकी जो भी कानूनी, अगर परवेज़ लाई साहब इमरान खान का बात मानते हुए असम्बली डिज़ोल्व करने की एडवाइस दे देते हैं तो वो तो बाइंडिंग हो जाती है। अगर जमा होगी, चीफ मिनिस्टर ने कह दी, तो उनका आईनी इख्तियार है। या देखिए, अभी तो उन्होंने असम्बली इजलास चला रहे हैं, तो इजलास चला रहे हैं, इसके बीच में आपकी अदम एतमाद की तहरीक और
वो चीज़ें पेंडिंग अज़्म एतमाद में आपको 186 बंदे लाने, वो आपके पास नहीं है 186। अब उसके बारे में हम ये देख रहे हैं। देखिए ये तो अब उनका इख्तियार है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके सर के ऊपर है। मैं ये मेरा ये ख्याल है, अगर ये कहते हैं पीटीआई वाले के असेंबली तोड़नी, तो इनको असेंबली तोड़ देनी चाहिए। इनको कहें कि आए इलेक्शन करें, कौमी हम तो अपनी असेंबली बहाल रखेंगे, ये असेंबली तोड़ें, ये केयर टेकर आके निगोशिएट करें केयर टेकर, उसके बाद जाएं इलेक्शन में। शौक से परवेज़ इलाही साहब गुजरात से इलेक्शन लड़ें, इनकी पूरी पार्टी लड़े, तहरीक इंसाफ लड़े, हमारे लोग भी लड़ेंगे, और फिर देखेंगे जो भी जीतता इलेक्शन वो आ जाए वापस। पंजाब में 3 महीने में इलेक्शन हुए ना, तो शौक आपका भी पूरा हो जाएगा। सर हम कहते हैं कि इनको एक दफ़ा KPK का भी असेंबली तोड़ देनी चाहिए, और इनको पंजाब की भी असेंबली तोड़ देनी चाहिए। ये एक दफ़ा शौक पूरा कर लें, इनकी ये भी तसल्ली हो जाएगी। KP वो तब तोड़ेंगे अगर पंजाब तोड़ सकते हुए। तो सायरा से पूछें, सायरा बीबी आपका क्या ख्याल है? असम्बलियाँ जा रही हैं ये पंजाब की, और हमारी मुल्की मईशत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है कि वो उनको असेंबलियाँ तोड़ दें और वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात हों। मुल्की मईशत तो पहले ही मतलब वो तो अनाउंस कर चुके हैं इमरान खान। हाँ, तो वो अभी उनका इजलास होने दें, वो क्या फ़ैसला करते हैं, और इनके मेंबरान भी मानते हैं या नहीं मानते। आपके ख्याल में इनके मेंबरान नहीं मानेंगे? पता नहीं, मुझे तो काफ लीग पे इतना भरोसा नहीं है। काफ लीग पे भरोसा? हाँ उनके जी, परवेज़ तो इलाही साहब ने एडवाइस देनी है, हो सकता है वो कहें कि नहीं देते, अभी रुक जाएं अभी। हाँ जी, वो कोई थोड़ा सा ऐसे इधर उधर वो कर दें, क्योंकि तो आपको लगता है ये मामला टल जाएगा अभी? हाँ जी, लेकिन ये कि फिर ये उनकी साख के लिए बुरा होगा कि अगर वापस इस पे यू टर्न लिया। पंजाब असेंबली ना गई तो खाली KP नहीं वो तोड़ेंगे। हाँ जी, वो KP के तो उनके वो हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के मेंबरान इनके वो होंगे। जिस वक्त उन्होंने ऐलान किया था उसी वक्त दो वज़रा की मुस्कुराहट बड़ी सोशल मीडिया पे थी। आतिफ खान या शहराम वगैरह बहुत तंजिया से मुस्कुराए थे, तो आपको जैसे कल बिलावल साहब मुस्कुराए थे। आपको भी शक है कि ये मामला भी? हाँ जी, ऐसे लग रहा है। बाकी ये कि ज़ाहिर किताब है, आइन कानून, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, सब कुछ है। रांझा साहब, आप इत्माद के वोट का भी तो कह सकते हैं। देखिए वो भी कह सकते हैं, चोर रास्ता है आपको 186 की तादाद से। मैंने वही कहा ना कि वो भी बात है, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फैसला भी बिलाल साहब फरमा रहे हैं कि CCI ने एक वो तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए ना, लेकिन उससे पहले अगर असेंबली टूट जाती है फिर तो इलेक्शन तो वो तो फिर उसी में आएगा, लेकिन उसको भी कंसिडर किया जाता है। फिर सुना ECP को पैसे भी रिक्वायर होंगे, बजट आपका है, पोजीशन आपको पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, आबादी आधा पाकिस्तान समझ लें, उससे ज़्यादा पंजाब आबादी के लिहाज से, वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, आपको बैलेट पेपर छापने पड़ेंगे, लिस्टें बनानी पड़ेंगी, सारा कुछ वो एक प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको पैसे चाहिए, और पहले आप एक डेफिसिट में जा रहे हैं। देखिए खान साहब अगर सियासत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरी तो ये राय कि असेंबली वो तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने दें, लेकिन उनके लोग उनको तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उसके लोग अंदर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि हमारी असेंबली जो है इसको, बल्कि वो राब्ते कर रहे हैं दूसरी जमातों से। KPK में भी उनके राब्ते हो रहे हैं, जो मेरे इल्म में आया 10-12 का, जो उनके अपना एक नाराज़ लोगों का एक ग्रुप है सख्त किस्म का, वो भी है, और उसके अलावा 23 लोगों की वहाँ पे शॉर्टफॉल है टोटल। तो वहाँ पे हो सकता है आपको नया ही ग्रुप नज़र आ जाए इधर। नए ग्रुप का क्या करेंगे? अब तो कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा क्लियर है कि उनका वोट कौन नहीं हो सकता। फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें बन जाएं, अगर एक सर्टन लिमिट से आप क्रॉस कर जाए। और पहले था कि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक रोपा के अंदर ये होता था कि अगर एक सर्टन, अब नया वाला जो रोपा है उसमें मेरे ख्याल ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन पंजाब में आपने काफ लीग के 48 बंदों के साथ हुकूमत ही शहबाज शरीफ 5 साल चलाते रहे थे, वो अब आपको मौका नहीं मिलेगा। वो नहीं कैरी फॉरवर्ड आपका हो सकता है अगर आपका एक सर्टन नंबर होगा, 40% है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी प्रोविजन है, लेकिन पहले थी कि अगर आप अहमद साहब से पूछते हैं। अहमद साहब, ये जिस फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र कर रहे हैं ये आमतौर पर लोटा क्रेसी के जरिए बनाया जाता है, तो ये क्या अभी कानून में गुंजाइश है ऐसे किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की? नहीं जी, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। हमारे यहाँ ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे यहाँ ये फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर है बस उसी की बात जो है वो फैसला कौन होती है, उसी का भेजा हुआ रेफरेंस काबिल कबूल होता है। तो मेरा ख्याल है फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात नहीं, लेकिन इनको एक ये फ़ायदा होगा मलिक साहब कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो ये तादाद पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होगी। पंजाब असम्बली में भी अक्सरियत इनकी नहीं है, वो साबित करनी होगी, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकेगी। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली सूरत में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि फिर चूँकि वज़ीर आला को अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी, और अगर कुछ मेंबर जो अभी राजा साहब फरमा रहे थे कि वो नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, वो किसी वजह से अपने आप को एब्सेंट कर लें, वो ना आ सकें, कहें बीमार हैं, कुछ हैं,
तो फिर वो पंजाब में तो बहुत क्लोज है मामला, 4-5 लोगों के इधर उधर हो जाने से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो वजीर आला का फेल हो सकता है। तो वो एक इम्कान है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए अहम है कि उसके आ जाने से फिर असम्बली तहलील नहीं हो सकेगी, और असल जो मूव है वो इनको शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ये कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका इम्कान मौजूद है। असल में एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता जो तहरीक अदम एतमाद वाला है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बंदे उनके तोड़ के ले भी आए तो अब अदालती फैसले के नतीजे में उनका वोट काउंट नहीं होगा। एक ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रंजा साहब, आम इंतखाबात आपको कब नज़र आते हैं? देखें, जो मेरा अपनी राय है, मेरी पार्टी का मेरा कोई मैं तर्जमानी नहीं कर रहा है, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से आप बताऊंगा। हमारे यहाँ तो यही है अभी हमारी पार्टी के सितंबर तक हम चलेंगे, और हमें भी सितंबर तक ही जाना है। अगस्त तक आपके पास टाइम है? हाँ जी, अगस्त तक जाएंगे। तो अगस्त में जब ये असेंबली अपनी टर्म ख़त्म करेगी तो हम टर्म पूरी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए महंगाई है, और इस महंगाई के चैलेंज से देखें, हमने अगर ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हम समझते थे कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो स्टेबिलिटी तब भी आएगी जब आप रूल्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद करते हैं। अब एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस से इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया, वो चाहे जो भी कहते रहें, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसमें कोई इलीगैलिटी, कोई चीज़ नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो टेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अदम एतमाद बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है। उसके बाद अब दूसरा बड़ा चैलेंज है महंगाई, क्योंकि पाकिस्तान देखें, पीटीआई जो है ये सारे ज़िमनी इंतखाबात हार रही थी मुसलसल। जब इमरान खान हुकूमत में थे, पंजाब में भी हुकूमत थी, हमसे ये इलेक्शंस हार जाते थे। और उसके बाद जो मेन था परफॉर्मेंस इशू थी, ये परफॉर्मेंस, ये पुअर परफॉर्मेंस। देखिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान को कहाँ पे छोड़ के पुअर परफॉर्मेंस इमरान खान के साथ थी, अब पुअर परफॉर्मेंस आपके साथ वो हमें तो अब वो जो हमने वो अडॉप्ट की है पुअर परफॉर्मेंस। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कहाँ पे छोड़ा, अब वहाँ से स्टार्ट करें, फिर इमरान खान ने कहाँ पे छोड़ा। तो जो नवाज शरीफ, हम वैसे नीचे के नीचे जा रहे हैं ना, ब्रेक कहीं लगा ही नहीं रहे, ना इमरान ने लगाई ना आपने लगाई। जो अभी हमारी ठीक है, क्योंकि हम जाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो टेन्योर नवाज शरीफ का वो मैं समझता हूँ कि मेड इन पीएमएलएन। सर फिर शहबाज को बदल लो, मेड बाय पीएमएलएन है। शहबाज को नहीं, शहबाज साहब देखिए, शहबाज साहब जो है वो अलाइज में बैठे हुए, एक अलाइज की हुकूमत है, एक वो आपको वो जो पूरा सबको साथ लेके चलना पड़ता है, आपको फैसले भी उस तरीके। और दूसरा ये है कि मरकज़ और सूबों में हमारी हुकूमतें नहीं हैं, वो कंड्यूसिवनेस नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो हमें बड़े चैलेंजेस हैं इस, और उसके बीच में ये आपको पता है कि अगर एक वजीर आज़म, एक्स वजीर आज़म सायरा भी इन हालात में, तो फिर ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। जो इनकी हालत नजर आती है बहुत पतली नजर आती है। हालात के अलावा वैसे भी जो इस वक्त जो हालत हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। मैं अपनी कभी अपने क़यादत साइंस से डिस्कस करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे, ये उनका सवाल है। जब मैं उनसे बात करती हूँ, ज़ाहिर हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन कैसे होंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि इतना रायता फैल चुका है कि इसको सफाई के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि जो एक जमात, मैं पीटीआई के मतलब सफाई ऊपर से तो आके नहीं किसी ने करनी, इसी सिस्टम से होनी है ना। कैसे सिस्टम से होनी है, मुझे नहीं पता कि वो अगर इलेक्शन हो गए और फिर अगर हुआ तो वो फिर उसको मानेंगे। अगर सपोज उनको वो 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो वो मानेंगे, वो फिर कहेंगे कि मुदाखलत हुई है। तो वो तो यही है ना, पीटीआई भी यही, इमरान खान भी, उन्होंने ये सारा कुछ कहना है, तो फिर क्या करेंगे अब आपके पास? फिर आप मुझे बताएं ना। तो फिर मैं तो भाई, हमारी जमात तो वो कहते हैं ना कि अवामी जमात है, तो फिर अवाम कहाँ जाएंगी? फिर वही रोना, मतलब सॉरी कि मतलब इतने सालों से इनकी हुकूमत, 3 साल उनके पकड़ के इन्होंने मुल्क के साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। भाई उससे पहले की पॉलिसीज़ तो देखें। अब अगर वो आगे तो वो कहेंगे 8 महीने में जो ये खराबी करके गए हैं वो अगले 5 साल तक भी सही नहीं हो सकती। तो बस हम यही भुगतते रहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स है, टाइम खत्म। देखिए, बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह ये कह रहे हैं, हमने बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, हमारे मिनिस्टर्स ने, सब ने जाके इस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, जिसमें पीटीआई ने पंजाब में एक नंबर अचीव किया। जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए तो हम सारी सियासी जमातों को आज एक पेज पे बैठ के अपने इलेक्शन लॉज में एक मुतफ़क़ा राय कायम करके, इलेक्शन कमीशन पे मुतफ़क़ा राय कायम करके हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। अहमद साहब, अगर इंतखाबात हो गए तो नतीजा मानेंगी जमातें कि नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगे जी,
डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, ना पीटीआई मानेगी ना ये पीडीएम मानेगी। पीडीएम के पास तो एक बड़ा रेडीमेड एक्सक्यूज ये होगा कि हमने चूंकि सेंसस का मुतालबा किया था, नहीं हुई, लिहाजा हम नहीं मानते। तो वो कई एक्सक्यूज पैदा हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में तो ये राजा साहब जो ये कह रहे हैं ना, इसका हल सिर्फ एक है। इस वक्त कितने नामुमकिन क्यों ना लग रहा हो, ये पार्टियों को बैठ के कुछ मिनिमम चीज़ों के ऊपर इत्तफाक कराए करने के बाद इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इन हालात में अगर आप इलेक्शन ये पे सही है जाएंगे तो उसके नतीजे में कोई अच्छी चीज़ बरामद नहीं होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब, शहनाज रांझा साहब और सायरा बानो साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।